Hello all, this is Danis and today I am going to take a lecture on preamble of the Indian Constitution. First and foremost thing, we will have a look on the actual text of the preamble. So what does it say? In the screen you can see that the preamble states that we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So, देखिए कितने अच्छे से बड़े पोएटिक वे में लगता है कि लिखा हुआ है, राइट? What actually it means? We have to go to the mind of the Constitution maker. क्योंकि प्रियम्बल एक ऐसा चीज है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा था, उनके जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद सबसे लास्ट में प्रियम्बल को पास किया गया। नाउ तो इसका मतलब क्या है कि इसको कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द होल समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज द विजन ऑफ व्हाट इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी लाइक इन द फ्यूचर। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला कुछ फैक्ट्स फैक्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर हम धीरे धीरे सारे डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। सबसे पहले बोल रहा है कि होता क्या है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है सिंपली एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक, दैट आउटलाइंस द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी। जब भी हम कोई किताब खरीदते हैं बाहर से, है ना, बुक खरीदते हैं मार्केट में, तो हर एक बुक में आपको देखने को मिलता है उसका प्रीफेस होता है। प्रीफेस में क्या कहता है ऑथर, जो है वो ये बताना चाहता है कि मैंने किस विजन के साथ, किस एम्बिशन के साथ और किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस किताब को लिखा है। इन द वेरी सेम वे जो हमारा प्रियम्बल है उसमें भी जो हमारे मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो आने वाला भारत है, हमारा आने वाला जो देश है और हमारा आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये चीज किया, हम लोगों ने इस चीज को कहीं से अडॉप्ट किया। वो कहाँ से अडॉप्ट किया? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के। जब आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा वो भी इसी तरह से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, इसी वजह से बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने अलग अलग नाम दिया प्रियम्बल को। जैसे इन्हें पालखी वाला ने डिस्क्राइब किया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला कि आप इसको देख के आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है। के एम मुंशी साहब ने बताया कि इट इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग ये देखना चालू करते हैं कि इसका स्टार्ट कैसे होता है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी हम लोग देख चुके थे कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हुआ था। फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी हम लोगों ने देखा था कि 9th ऑफ दिसंबर 1946 को हमारी पहली मीटिंग बैठी थी। उसके बाद 13 दिसंबर को एक बढ़िया इवेंट हुआ, लैंडमार्क इवेंट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस इवेंट में जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होने वाला है वो आखिर होगा कैसा, उसमें हम लोग क्या क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमारा आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। इसी चीज को बाद में बोला जाता है कि हम एज अ प्रियम्बल उसको इंक्लूड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया गया था सदन में और फाइनली उसको पास किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 2000 1947। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले तो जैसा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया कि प्रियम्बल आइडेंटिटी कार्ड है, होरोस्कोप है, इट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसके कुछ फीचर्स होंगे। सबसे पहले ये बात करता है कि इस किताब का ऑथर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले कौन है। तो इसको लिखा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने सब मिलकर लिखा था। तो सबसे पहला चीज जो ये बात करता है, टॉक्स अबाउट द हु हैज मेड इट। ठीक है, दूसरा द सोर्स ऑफ पावर कहाँ से डिराइव करता है। तो स्टेटमेंट ही चालू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से अगर स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब द सोर्स जो है वी द पीपल में है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें हमारा कोई बाहरी इंटरफेरेंस नहीं है। ये हम लोगों ने खुद से बनाया है और अपने बलबूते पे बनाया है। That is why we are very proudly saying that we the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now talking about the other context, कि अब वो बताया गया है अपने प्रियम्बल में कि उसका नेचर क्या है, अपना इंडियन पॉलिटी का नेचर। तो नेचर में जो चार बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो है एक सोवरेन, फिर है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
तो इन वर्ड्स से डिराइव्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे हम लोग अब धीरे धीरे बात करेंगे। इसके बावजूद, इसके अलावा इसमें हम लोग को कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है। वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक है इक्वलिटी, है ना, दूसरा है जस्टिस और तीसरा है फ्रेटर्निटी। इन तीनों गोल को अपने नज़र पे रखते हुए ऐसा गाइडलाइन दिया गया कि आप जो भी सरकार होगी, मौजूदा सरकार, वो इन चीज़ों को नज़र पे रखते हुए काम करे। और हमारा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सेक्शंस में जब हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखते हैं, हर जगह हमें इन सब का कोई ना कोई एडिशन मिलता है, कोई ना कोई सेंस मिलता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। स्टार्ट करते हैं एक बाई एक, लाइन बाय लाइन डिकोड करना। ठीक है, सबसे पहला लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर प्राउडली सेइंग दैट यस वी हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, तो प्रियम्बल स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। दिस फ्रेज क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी का दबाव नहीं था, हमारा कोई दूसरा बनाने वाला नहीं था, हमारे ही लोगों ने मिलकर हमारा ये संविधान तैयार किया है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कलेक्टिव विल्स एंड एस्पिरेशंस। ये भी बताता है कि जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे जो जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनमें जो वेस्टेड है, उसके बारे में भी ये सिंबलाइज करता है ये स्टेटमेंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगला देखें हम लोग, जैसे कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, हम लोग 5 टर्म्स पढ़े थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इनका एक एक करके हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाहा गया है। सबसे पहला जो टर्म मेंशन्ड है वो है सोवरेन। हाँ, तो सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का इन जनरल मतलब होता है कि विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। इसका मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, द डे वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, उस दिन के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। इंडिपेंडेंट हो गए थे, इसका क्या मतलब हुआ? कि नाउ वी आर एबल टू मेक आवर ओन लॉज एंड मेक आवर ओन लेजिस्लेशंस। लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, 1947 से लेके 1950, जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, इस बीच हमारा जो कंट्री था, ऑल्दो वी वर इंडिपेंडेंट बट वी वर नॉट रिपब्लिक, वी वर नॉट रिपब्लिक। क्योंकि रिपब्लिक हम तब हुए जब हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इन्फोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब और देखिए, इसका ये भी मतलब है कि हम भले ही कॉलोनी रहे हों, हमको कॉलोनी बनाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कॉलोनियल मास्टर हैं, उन्हें वो हमें जा चुके हैं छोड़ के, और हम लोग अब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, सारा इवन एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर को गवर्न करने के लिए। ठीक है, और इसी पावर के तहत इंडिया जो है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है, और चाहे तो अपने पार्ट ऑफ टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को दे भी सकता है। ठीक है, अब ये चीज का रिफ्लेक्शन भी आप देखिएगा कि आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल 395 आर्टिकल में ये मेंशन है कि आज के बाद से, है ना, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा 2 एक्ट है ना, एक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये दोनों रिपील कर दिया जाता है। तो इससे ये भी बताया जाता है कि अब हमारा जो जितना भी लेजिस्लेशन होगा वो हमारा खुद का होगा, और वी आर सोवरेन, वी आर नॉट इन एनी बडीज इन्फ्लुएंस। तो कभी कभी इसमें ये सवाल आता है कि सर हम लोग कॉमनवेल्थ के अगर मेंबर हैं, अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, हम लोग किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो क्या वो हमारे सोवरेनिटी के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस वेयर वी जॉइन इन आवर टर्म्स ऑफ कंडीशन एंड इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन अस टू डू द सेम। तो इसलिए इट इज़ नॉट अगेंस्ट द सोवरेनिटी। दूसरा है सोशलिस्ट। अब सोशलिज्म का जब कॉन्सेप्ट आया था, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस टाइम पे सोशलिज्म के लिए एक डिबेट था। क्यों? क्योंकि 2 तरह के सोशलिज्म उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। एक था जो कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म था, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, और एक था गांधीयन सोशलिज्म। मार्क्सिस्ट जो थे वो एकदम एक्सट्रीमिस्ट की बात करते थे, एक्सट्रीम की बात करते थे कि जो कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेस है पूरे इंडिया में, वो सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। हालांकि जो गांधीयन या जवाहरलाल नेहरू का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म था, इट वाज अबाउट कि दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट प्लेयर, है। तो इट विल नॉट बी कंप्लीटली बी कंट्रोल बाय आइदर ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो इस चीज को एक मध्यम मार्ग निकाला गया और उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो कि आज भी हम लोग एग्जिस्ट करता है। और इसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है, क्योंकि इट बेसिकली अबाउट द वेलफेयर स्टेट। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी,
जो कि है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट माना जाता है, इट इज एंटी रिलीजन। वर्ल्ड वाइड इसको एंटी रिलीजन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी समझा जाता है, खास करके जब वेस्टर्न कंट्री जैसे कि फ्रांस वगैरह की जब हम लोग बात करते हैं। लेकिन इंडिया ने सेक्युलरिज्म को बड़ा ही पॉजिटिवली इन्फोर्स किया है। पॉजिटिवली इन्फोर्स करने का क्या मतलब है? हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कहता है कि ऑल दो द स्टेट एंड रिलीजन आर डिस्टिंक्ट, state and religion are distinct but they are not completely isolated from each other। अगर हमारा स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा तो बिल्कुल उसको करने की इजाज़त है। कब कर सकता है? जब हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से हमारा जो है सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, हमारा जो इंटीग्रिटी, ये अगर खतरे में पड़ते हैं और भी चीज़ें हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सेंस में स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है। इसीलिए हमारा जो अप्रोच बोला गया है वो बोला गया है प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच, प्रिंसिपल डिस्टेंस अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म। और इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग को जब हम लोग आगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, उसमें हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से। फिर है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने समझाया था कि फॉर पीपल, बाय पीपल एंड ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। तो बेसिकली ये जो होता है कि इसमें जो पीपल होते हैं, पीपल दे आर गिविंग कंसेंट, दे आर गिविंग कंसेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये कंसेंट जब तक जरूरी होता है तब तक उसको हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप बोलते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है इलेक्शन, जो हमारे कंट्री में रेगुलर होता है। फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन इज a parameter to check the democratic ideals of the country. It is not the only, but it is also one of the very important criteria for democratic setup। फिर आते हैं अगले टॉपिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट, दैट शुड बी एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब हमारे यहाँ दो हेड होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड, एक होता है रियल हेड, जिसको हम लोग जानते हैं कि ये प्रेसिडेंट होते हैं और ये होते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ तो इन दोनों के दोनों को देखते हैं तो ये इलेक्टेड होते हैं। तो जहां भी इलेक्शन के साथ अगर हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है तो वैसे कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। और जहां राजा का बेटा राजा बनता है उसको बोलते हैं मोनार्की, दैट इज कॉल्ड द डायनेस्टी पॉलिटी। जैसे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, वहां पे हम लोग को किंग का रूल दिखता है ना, द किंग द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज डायनेस्टी। लेकिन इंडिया में ये चीज गायब है, यानी कि हमारे स्टेट जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो हेड बनते हैं। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसके लिए एवरी वन इज ओपन टू एस्पायर फॉर, है ना, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, नो वन इज डिबेट फ्रॉम द सेम। फिर आइए जस्टिस। जस्टिस किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली पॉपुलराइज हुआ और हमारे पास आया वो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के साथ आया, है ना। और इसका जो हम लोग को सेंस देखने को मिलता है वो फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, और भी कई जगह हम लोग आगे में देखेंगे। जब हम लोग जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है तीन तरह का जस्टिस हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सोसाइटी में हम लोग किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सब चीज़ नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, है ना, जेंडर, किसी भी सेंस में। और दूसरा इकोनॉमिक में क्या होता है कि इकोनॉमिक लेवल पे हम लोग इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करेंगे और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो होगा फॉर बोथ मेल हो या फीमेल हो, उन दोनों को सेम पेमेंट किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सारे सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ओके, दैट इज ऑल अबाउट दैट। अब हम लोग आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी हम लोग एक जनरल सेंस में जब समझने की कोशिश करते हैं तो लिबर्टी का मतलब हमें समझ में आता है कि हमें किसी भी चीज़ को करने की आज़ादी जब मिलती है उसको बोलते हैं लिबर्टी। लिबर्टी टू डू एनी टास्क, लिबर्टी टू वॉक, लिबर्टी टू रोम हियर एंड देयर। बट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग लिबर्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट द लॉ परमिट्स, फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट द लॉ परमिट्स। जो भी लॉ हमें इजाज़त देता है करने को, उस चीज़ को करने की हमें आज़ादी होती है, ठीक है। और इसी में कोई एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं होगा, सब कुछ करना अलाउड होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये वाला याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट, विदाउट अ लॉ वी कैन नॉट हैव लिबर्टी, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक बार पूछा कि क्या बिना लॉ के लिबर्टी एग्जिस्ट कर सकता है? उसका आंसर था नहीं, लॉ इज इंपॉर्टेंट टू हैव पॉलिटिकल लिबर्टी, क्योंकि उसी के दायरे में रह के आप डिफाइन करेंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये आइडिया जो इंस्पायर्ड था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था, है ना।
आइडिया ऑफ लिबर्टी। और हम लोग अपने आर्टिकल के आगे जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिबर्टी टू हैव गुड लाइफ एंड थॉट एंड एक्सप्रेशन, इन सब का कॉन्स्टिट्यूंट हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। अब इक्वलिटी पे आते हैं। इक्वलिटी में क्या बोला गया है कि हर लोग सोसाइटी में एक तरह से ट्रीट किया जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी स्पेशल प्रिविलेज क्लास और एनी सेक्शन। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी होगा सारे के लिए, कि हम लोग किसी एक सेक्शन को सेग्रीगेट नहीं कर सकते या किसी को बहुत ज़्यादा स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस तरह का इक्वलिटी हम लोग जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तीन तरह की इक्वलिटी की बात करते हैं। जब हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं तो अगेन जो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस वगैरह, जो कि आर्टिकल 325 और 326 में देखने को मिलता है, यहीं पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। दैट इज विल इंश्योर द पॉलिटिकल इक्वलिटी। सिविल इक्वलिटी में क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इक्वलिटी होगा, है ना। तो पूरा जो फंडामेंटल राइट का अपना आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में है, वो सिविल इक्वलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वलिटी में आर्टिकल 39, जिसमें इनकम इनइक्वलिटी को कम करने का, है ना, इन सब के बारे में, इक्वल पे, इक्वल वेजेस, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया है। फिर आता है फ्रेटर्निटी। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद एक ब्लडी पार्टीशन देखने को मिलता है हमको। दैट ब्लडी पार्टीशन अलार्म्ड अस एंड टू टू हैव दिस कमिटमेंट कि हम इस तरह से अच्छे से रहेंगे कि द डाइवर्सिटी दैट वी आर एक्चुअली हैविंग, जो हमारे कंट्री में अलग अलग तरह के लोग हैं, हर सब कोई एक साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ रह सके, है ना, ब्रदरहुड के साथ रह सके। यह फ्रेटर्निटी होता है। ठीक है, अब इसका सेंस हम लोग अगर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेस करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में हमें देखने मिलता है। अब लास्ट का जब हम लोग प्रियम्बल में देखते हैं तो प्रियम्बल के लास्ट में एक डेट मेंशन है। वो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट मेंशन? कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़िएगा प्रियम्बल तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि ऑन दिस डेट, ऑन 26 नवंबर 1949, वी डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनैक्ट हुआ था। तो सर ये तो ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था फिर? इस दिन हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, और ये हुई हमारी दो बातें। डेट के बारे में भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया ये क्वेश्चन। अब देखिए एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है। तो इनिशियली ऐसा हमारे कोर्ट मानते थे कि जो 368 आर्टिकल के अंदर पावर ऑफ अमेंडेबिलिटी दी गई है पार्लियामेंट को, पावर टू अमेंड, उसके अंदर पार्ट, किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, एनी पार्ट, है ना। लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि सिंस द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। लेकिन जब केशवानंदा भारती जजमेंट होता है, केशवानंदा भारती जजमेंट होता है 1973 में, तो बोला गया कि नहीं, प्रियम्बल इज नाउ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेफिनेटली इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। और इसी जजमेंट के तुरंत ही बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ तीन वर्ड ऐड किए गए, जो कि क्या क्या थे? एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर, एक था इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड को ऐड करने से एक सिंबॉलिक आइडिया दिया गया कि हम लोग इसको पॉजिटिवली अपहेल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने आगे की पॉलिसीज में और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट में। ये जो रिकमेंडेशन दिए गए थे सरदार सुरन सिंह कमेटी ने दिया था। तो ओनली वन टाइम हैज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बीन अमेंडेड, दैट टू इन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि जब सबसे पहली बार जब बेरूबारी जजमेंट हुआ था, तो बेरूबारी जजमेंट में ये मान लिया गया था कि 368 के अंदर उसको नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत है कि उस टाइम पे माना गया था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन केशवानंद भारतीय जजमेंट में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और LIC में इसको रीअफर्म कर दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले देखिए UPSC प्रीलिम्स PYQ में, और द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्या है? तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। नहीं, जब LIC का जजमेंट आया था तो बोला गया कि लीगल इफेक्ट है, इवन केशवानंद भारतीय जजमेंट में भी बोला गया। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर, नो, सेम लीगल इफेक्ट कैसे हो सकता है? बताया गया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इसको यूज किया जाएगा फॉर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, है ना। जब भी कहीं कंफ्यूजन हो जाए,
जब भी कहीं एम्बिग्विटी आ जाए तो हम लोग प्रियम्बल को देख के हमारा जुडिशियरी जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है सिचुएशन। अब ये देखिए दूसरा स्टेट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of the constitution reflects the principle and the provision of the universal declaration of the human rights। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल पूछ दिया गया, तो इनमें से क्या क्या आएंगे, तो आप जब एक बार देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसमें से तीनों के तीनों आंसर होंगे, राइट। यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आया था, ये 2013 में पूछा गया कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो अभी हालांकि हम लोगों ने डीपीएसपी नहीं पढ़ा, लेकिन प्रियम्बल जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, और डीपीएसपी भी प्राइमरीली उन्हीं चीज से डील करता है, इकोनॉमिक जस्टिस और ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही लिख दिया, और पूछा ये जो एक्स डेट है जिसपे अभी हम लोगों ने बहुत देर तक चर्चा की, वो एक्स डेट क्या है। तो ये है 26 नवंबर 1959। इसको हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी टैकल करने में। मेन से जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो इस सेक्शन से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक बार पूछ दिया गया 2016 में कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली जो अपना सोवरेन हम लोग पढ़े थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इन सब को फिर से हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या एक्चुअली इसका मीनिंग है, और प्रेजेंटली हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या उसका प्रेजेंट रिलीवेंस कितना है ना, कि कैसे उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर में सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। एक बार आप खुद से इसको आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं अगले क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा ऑन कैमरा, ठीक है। चलिए, this is all about the preamble. Thank you all and have a good day. Quality doubts, you can email at this given email ID. The telegram is given over here. You can message the doubts related to the subject. And for in general updates about the IS Nama, you can contact at the given YouTube channel, that is IS Nama, or by scanning the QR code you will get the details and updates regarding the same. Thank you and have a good day.